वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो बच्चा पार्टी कैसी चल रही है आपकी बाकी की क्लासेस? आई होप जोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी जोश के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, पेपर नंबर 5 की सेकेंड क्लास। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ने वाले हैं। पुरानी अपनी क्लास में हमने अपना बेसिक्स पढ़ लिया था, मीनिंग, फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल का मतलब पढ़ा था, उसका इफेक्ट पढ़ा था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी हमने पढ़ लिया था। और उसी के साथ हमने अपना सेक्शन 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था उसका शॉर्ट टाइटल, अपने कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी देखी थी ऑन ऑल कंपनी। और इसी से हमने कंपनी का मतलब भी समझ लिया था सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। और उसी के साथ हमने समझ लिया था फॉरेन कंपनी का मतलब एंड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। और आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमें पढ़ना है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। जो कि प्राइवेट कंपनी की ही 2 टाइप्स होती हैं। प्राइवेट कंपनी 2 तरह से बन सकती है, या तो आप स्मॉल कंपनी बना लो, या तो आप 1 पर्सन कंपनी बना लो, या नॉर्मल प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हो। उसके बाद हमारा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी एंड डॉर्मेट कंपनी। इन सभी कंपनीज में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कंपनी बनती है सेक्शन 8 कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इन बेसिक के चैप्टर से, तो इन्हीं 2 कंपनी से पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है और ये प्रोसीजरल वर्क है थोड़ा सा, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, हम बाकी कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से करेंगे, पर इस पर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे ताकि ये अगर पेपर में आए तो हम अपने 7 मार्क्स तो पक्के कर ही सकें। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपना प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इन कंपनी में से हमने अपना फॉरेन कंपनी कवर कर लिया हुआ है, और अब हम अपना न्यू कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स, अब मैंने आपको मीन्स का मतलब बता दिया था कि मीन्स का मतलब था 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास मीन्स और एक वर्ड होता है हमारे पास इंक्लूड। जहाँ पे इंक्लूड लिखा है वहाँ पे मतलब और डेफिनेशन भी आ सकती है, बट जहाँ पे मीन्स लिखा है तो मतलब हमारे पास जो यहाँ पे इस डेफिनेशन में दिया हुआ है ना, उसी को ही हम प्राइवेट कंपनी मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब इस कंपनी से क्या मतलब हुआ? इस कंपनी से मतलब हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 20 की कंपनी। ठीक है, मतलब कि आपको प्राइवेट कंपनी बनने के लिए सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 20 की कंपनी तो बनना पड़ेगा, तभी आप उसकी प्राइवेट कंपनी बन पाओगे। सबसे पहले आपको कंपनी तो होना ही पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट या पब्लिक में बाइफरगेट हो पाओगे ना। सबसे पहले कंपनी तो बनो। तो मैम कंपनी कौन सी वाली बननी है? फॉरेन कंपनी बननी है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी बननी है हमें, या फिर हमें फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बननी है, या फिर नॉर्मल कंपनी बननी? कौन सी कंपनी बननी पड़ेगी? तो अगर आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देखना है, तो मैंने बोला था सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20 की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। जो कंपनीज सेक्शन 2 क्लॉज हमने 20 में पढ़ी, मतलब इंडिया की कंपनीज के ऊपर, मतलब फॉरेन कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती है, मतलब कंपनीज एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन आती है प्राइवेट कंपनी बनने के लिए आपको नॉर्मल कंपनी तो बनना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या कंडीशन है? हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब कि जितनी हम पेड अप शेयर कैपिटल बोल देंगे ना, कम से कम मिनिमम मतलब कम से कम उतनी आपकी शेयर कैपिटल होगी, तभी हम आपको पब्लिक कंपनी मानेंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने लिखा ना एज मे बी प्रिस्क्राइब, जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब हम यहाँ पे लिख देंगे, पर अभी तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं की हुई है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यहाँ पे सोचो उन्होंने एज मे बी प्रिस्क्राइब की जगह लिख दिया है 5 लाख, 50 लाख लिख दिया है। तो अभी आप लाइन कैसे पढ़ोगे? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ₹50 लाख। मतलब कि आपकी कम से कम 50 लाख तो पेड अप शेयर कैपिटल होनी पड़ेगी, तभी आप प्राइवेट कंपनी बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि आपको कंपनी तो बनना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप कंपनी बनो सेक्शन 2 क्लॉज 20 की, फिर आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जितनी प्रिस्क्राइब करेंगे उतनी होगी, बट अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, तो इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो हमें अभी फिर ये 3 कंडीशन देखनी पड़ेंगी। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना एंड लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एंड और का मतलब बताया था। एंड और में क्या डिफरेंस है? एंड मतलब जहाँ पे एंड लिखा है तो आपको वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे हर जगह पे एंड लिखा है, तो मतलब आपको ये सारी कंडीशन से सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है?
which by its article, private company means a company which by its article restrict the right to transfer its shares. मतलब कि जो अपने आर्टिकल, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हमने दो टर्म्स पढ़े होंगे आपने पहले भी +2+1 में, MOA और AOA, नहीं भी पढ़े हैं तो हमारे आगे चैप्टर में जाके आने वाला है, तब आपको समझ जाएगा। AOA या MOA अभी के लिए आप ऐसा समझ लो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कंपनी की पावर्स के बारे में, लिखा होता है कि कंपनी का क्या क्या स्कोप है वर्क करने का। तो विच बाय इट्स आर्टिकल्स, मतलब अपने आर्टिकल्स के थ्रू शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के राइट को रेस्ट्रिक्ट करती है, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में फीचर्स में पढ़ाया था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, उसमें बोला था कि कोई भी कंपनी फ्रीली अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था, वहाँ पर एक लाइन थी एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो वो यही लाइन है कि सारी कंपनीज अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, उसे रिस्ट्रिक्शन है अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने की किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम 2 to 200। उन्होंने बोला अब ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी को छोड़ के अगर आप दूसरी कोई कंपनी और प्राइवेट कंपनी बनना चाहती हो तो आपकी मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए। अब एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी क्यों बोला है, अभी ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, तो उसमें तो है ही वन पर्सन ना, तो वहाँ पर आप मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर कहाँ से कर लोगे, मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट आप पूरा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने बोला ओपीसी के केस को छोड़ के अगर आप नॉर्मल कंपनी हो और आप प्राइवेट कंपनी बनना चाहते हो तो आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब आपके मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 200 मेंबर होने चाहिए, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना बेटा एक चीज़ लिखिए, प्रोवाइडेड दैट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इनका मतलब क्या होता है आपको पूरे लॉ में दिखेगा, ये टेक्स्ट में भी आपको दिखेगा, कहीं भी लॉ पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ें दिखेगी, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब होता है कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सुना ना, मतलब कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, जो आपको प्रोविज़न दी है ना उसकी ये एक्सेप्शन है, पर ये एक्सेप्शन नहीं होती है। प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड फर्दर दैट का मतलब होता है कि हमने तेरे को एक लॉ बनाने वाला है, जो वो ये जो प्रोविज़न बना रहा है, सेक्शन बना रहा है, वो इसके थ्रू आपको एक बात बताना चाह रहा है ना, तो उसने ये जो बात बताई, अब वो बोला है कि मैंने आपको ये जो बात बताई ना, ये वाली बात, इसके साथ एक और बात सुनते जाओ। प्रोवाइडेड दैट मतलब मेरी बात सुनता जा, पूरी बात तो सुनता जा। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट मतलब एक और बात है वो भी सुनता जा, मतलब 2 बातें कर रहा है वो, पहले मेन बात तो उसने यहाँ पे बोल दी, फिर उसने प्रोवाइडेड दैट लिखा, और प्रोवाइडेड दैट का मतलब अब पूरी बात तो सुनता जा, मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, आधी बात ये पढ़ी है ये भी सुनता जा। फिर उसने लिखा, लॉ मेकर ने, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसका मतलब वो कह रहा है कि अच्छा एक और बात सुनता जा, अभी एक और बात बची है करने वाली। तो ये डिफरेंस होता है प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड फर्दर दैट में, कोई एक्सेप्शन नहीं होती है, ये वो होता है कि मेरी पूरी बात सुनता जा, इसे ऐसे समझो आप। तो यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि आपके कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। तो मैम इन 200 मेंबर्स या 2 मेंबर्स की लिमिट जो है, इसमें आप कौन से मेंबर गिनोगे, सारे मेंबर्स गिनोगे? नहीं, तो उसकी ये प्रोवाइडेड दैट में उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्या बोला है, where 2 or more persons holds 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। कहते हैं कि जहाँ पे 2 पर्सनस ने एक शेयर या 2 से ज़्यादा पर्सन ने एक शेयर जॉइंटली होल्ड करके रखा है, वहाँ पे हम उन 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन को सिंगल पर्सन ट्रीट करेंगे। मतलब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज मतलब कि सिर्फ इसी क्लॉज के लिए, मतलब इसी सेक्शन के लिए, बाकी सेक्शंस के लिए नहीं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के सेक्शन के लिए। अब देखो मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक शेयर था, रिलायंस कंपनी का शेयर था, 300 रुपीज़ का शेयर था एक शेयर। ठीक है, इसमें 3 फ्रेंड्स थे, राम, श्याम, सीता, ये 3 फ्रेंड्स थे। इन तीनों ने सोचा कि रिलायंस कंपनी का शेयर बाय किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने 100 रुपीज़ डाले और एक साथ मिलके ये रिलायंस कंपनी का शेयर बाय कर लिया। ठीक है, अब ये तीनों ज्वाइंट होल्डर हुए ना इस शेयर के, एक शेयर के 3 ज्वाइंट होल्डर हो गए। तो जब आप 200 या 2 नंबर के मेंबर्स की काउंटिंग कर रहे हो तो क्या आप इन्हें 3 मानोगे या आप इन्हें 1 मानोगे? तो वो बोल रहे हैं कि आप इन्हें 3 मत मानो, आप इन्हें 1 ही मानो।
ठीक है, वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ने शेयर्स जॉइंटली होल्ड करके रखे हैं, उस केस में उन्हें इस क्लॉज के पर्पस के लिए सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और बात उन्होंने बोली है, क्या बोला इसमें, उन्होंने बोला है पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी एंड पर्सनस हु हैविंग बीन फॉर्मली। अच्छा, जब आप ना लॉ पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आपको पहले कोमा के बाद ना आपको दूसरे कोमा के बाद आने वाली लाइन पढ़नी होती है। ठीक है, अभी देखो, आप यहाँ से लाइन पढ़ो यहाँ तक, फिर आप यहाँ से लाइन पढ़ो यहाँ तक। क्या बोल रहे हैं, पर्सनस हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी shall not be included in the number of members। मतलब जो पर्सन कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब कंपनी के एम्प्लॉई हैं, मेंबर्स हैं, मेंबर्स कह रही हूँ, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, जो भी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हैं, उन पर्सनस ने, अगर आपके मेंबर्स भी हैं, उन पर्सनस ने आपके शेयर्स ले रखे हैं, तो आप उन्हें नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करोगे। ये है हमारे पास मेघा। ठीक है, ये है हमारे पास मेघा। इसने रिलायंस इंडस्ट्री में शेयर ले रखे हैं, 200 शेयर्स ले रखे हैं इसने, नहीं 200 नहीं लेते हैं। ये है हमारे पास मेघा, ये ना रिलायंस इंडस्ट्री में वर्कर है। ठीक है, फैक्ट्री है उनकी, उसमें ये वर्कर है, काम करती है वहाँ पे, तो ये एम्प्लॉय हुई। इसने ना इस रिलायंस इंडस्ट्री में 10 शेयर्स भी ले रखे हुए हैं। ठीक है, वर्कर तो है ही है, साथ में उसने 10 शेयर्स भी ले रखे हुए हैं। वर्कर है मतलब एम्प्लॉय है, और साथ में उसने 10 शेयर्स भी ले रखे हैं। तो इस केस में अभी सोचो, रिलायंस इंडस्ट्री के ना पहले से 190 शेयर्स हैं। ठीक है, 199 शेयर्स हैं, इसके पास टोटल मिला के 199 शेयर्स हैं, इन 10 शेयर्स को छोड़ के। तो अभी वो पूछ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक पूछ रहा है कि क्या मैं प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता हूँ बिना अपने शेयर होल्डर्स को कम किए। तो आपको सजेशन देनी है, क्या वो कन्वर्ट हो सकता है। तो हम सजेशन देंगे हाँ कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि तेरे ये जो 10 वर्कर है ना, तेरे को ये गिनने की ज़रूरत नहीं है। वो रिलायंस इंडस्ट्री वाला कह रहा है देखो मेरे पास पहले से 199 वर्कर्स हैं और 199 शेयर्स हैं मेरे पास, टोटल मेंबर्स है मेरे पास 199, और इसके 10 शेयर्स पड़े हैं, तो मैं इसे भी अगर काउंट कर लूँगा तो मेरे तो 200 पूरे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या मैं प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आपको उसे सजेशन देनी है भाई तू प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉई के शेयर्स नहीं गिने जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, persons who having been formerly in the employment of a company were members during employment and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members। सबसे पहले तो आपके जो persons employment में हैं और members भी हैं, उन्हें आपको number of members में नहीं गिनना है। अच्छा, कोई ऐसा person है कि जो employment में है, उसके पास shares हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, इसे एग्जाम्पल से पूरा समझते हैं। ये मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री है, मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, ये है मेरे पास मेघा, ठीक है, ये है मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब इसने ये ना मेघा रिलायंस इंडस्ट्री में है वर्कर, ठीक है, और साथ में इसने ले रखे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के 10 शेयर्स। ठीक है, 10 शेयर्स ले रखे हैं। अब मेघा ने जब 10 शेयर्स ले रखे हैं तो आपको ये 10 शेयर्स अपने टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स में ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मेघा ने ना अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी। उसने अभी भी अपने पास ये 10 शेयर्स ले रखे हैं, पर उसने अब रिलायंस इंडस्ट्री की वो वर्कर नहीं है, उसने ये रिलायंस इंडस्ट्री छोड़ दिया है, बट शेयर्स उसने ले रखे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अब क्या आपको ये जो उसके 10 शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ़ शेयर्स में इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने हैं। ये क्वेश्चन राइज हो गया ना कि मैम पहले तो चलो वो वर्कर थी तो इसलिए आपने उसे इंक्लूड नहीं किया, बट अभी वो वर्कर नहीं रही है, उसने काम छोड़ दिया है, बट उसने शेयर्स रखे हैं, तो क्या हम अब ये 10 शेयर्स इंक्लूड कर देंगे? नहीं, तब भी हम ये शेयर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। वही उन्होंने सेकेंड लाइन में बोला है कि जो पर्सन मतलब जो मेघा हु हैव बीन फॉर्मरली मतलब पहले से, जो पहले आपकी वर्कर थी और उस टाइम पे वो मेंबर भी थी। द पर्सन, यहाँ पे लिखती हूँ, द पर्सन यानी कि मेघा हु हैव बीन फॉर्मरली मतलब पहले से, फॉर्मरली मतलब पहले से, इन द
एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको पूरे वर्ड तोड़ तोड़ के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये ना हो कि बाद में आप टेक्स्ट पढ़ो आपको समझ ना आए, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। द पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली, मतलब जो मेघा पहले से वर्कर थी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थी, एंड वर मेंबर्स ऑल्सो, उस टाइम पे वो मेंबर भी थी, उसने 10 शेयर्स भी ले रखे थे, वर्कर तो थी उस टाइम पे मेंबर भी थी, और अभी उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है, नाउ एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, और अभी उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीज हो गई है, अभी वो वर्कर नहीं रही ना, उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है। तो क्या आप ये 10 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्लूड करोगे? नहीं करेंगे। पहले वाले ये वाले शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, यही वो प्रोविजन में बोल रहा है। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट केसेस देखते हैं। अभी आपको ये प्रोविजन समझ आ गई ना, एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं, नहीं उसके पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले इसे पढ़ ही लेते हैं। इससे क्या बोला, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम 2 to 200, और 2 to 200 के लिमिट में हमें कौन कौन से मेंबर नहीं इंक्लूड करने और कौन कौन से करने हैं वो इसमें डिटेल्स दे रखी थी। ठीक है, अभी हमारे पास ना कुछ केसेस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखो। राम है, पहले एम्प्लॉय था, 20 अगस्त को एम्प्लॉयमेंट सीज होगी, 22 दिसंबर को उसने अपने शेयर्स कंटिन्यू रखे। यहाँ पे आप ले लो कि राम के पास थे 20 शेयर्स, ठीक है, राम के पास 20 शेयर्स थे, एम्प्लॉय था 20 अगस्त तक, 22 दिसंबर को उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दी। ठीक है, और उसने अपने शेयर्स कंटिन्यू रखे, तो क्या ये 20 शेयर्स इंक्लूड किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे ऑफ कोर्स। देन उसने फिर से और शेयर्स 10 मोर शेयर्स बाई किए, तो अब क्या ये 10 शेयर्स इंक्लूड किए जाएंगे? क्या बोल रही हूँ मैम कि ये टाइमलाइन है। ठीक है, इस टाइमलाइन पे राम ने यहाँ से उसने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, यहाँ पे उसके पास थे 20 शेयर्स थे उसके पास। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि 20 शेयर्स तो नहीं इंक्लूड किए जाएंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसने लिए थे। एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद ना यहाँ पे उसने ले लिए 10 शेयर्स और, तो अब क्या ये 10 शेयर्स इंक्लूड किए जाएंगे? अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैम ये 20 शेयर्स मत इंक्लूड करो क्योंकि उसने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे लिए थे, बट ये 10 शेयर्स आप इंक्लूड कर दो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद उसने लिए। तो नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जब उसने जो 20 शेयर्स लिए हुए थे ना, ये उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान लिए हुए थे, तो एम्प्लॉयमेंट के बाद उसने वो अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू रखी, उस मेंबरशिप कंटिन्यू में उसने और 10 शेयर्स बाय कर लिए हैं, तो ये 10 शेयर्स भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। वहीं पे अगर हम केस बनाएं, ये टाइमलाइन है, यहाँ पे राम की एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे उसके पास थे 20 शेयर्स। ठीक है, मैं न्यू केस बना रही हूँ एक, यहाँ पे उसने अपने शेयर्स सेल कर दिए, जो उसके 20 शेयर्स थे ना, उसने वो यहाँ पे अपने शेयर्स सेल कर दिए। अब उसने यहाँ पे फिर से 10 शेयर्स बाई कर लिए, दोबारा 10 शेयर्स बाई कर लिए। अब क्या करेंगे? अब भी क्या 30 के 30 शेयर्स इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं, इस केस में 10 शेयर्स हम इंक्लूड करेंगे, इसमें हम 10 शेयर्स इंक्लूड करने वाले थे। तो बेटा ये थे हमारे पास दो केसेस। फर्स्ट केस में क्या था कि यहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, और इस एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसके पास थे 20 शेयर्स। फिर उसने ना अपनी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के बाद 10 और शेयर्स खरीदे। तो कौन से शेयर्स इंक्लूड करेंगे और कौन से शेयर्स इंक्लूड नहीं करेंगे? हम पूरे के पूरे 30 शेयर्स इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ी ना, तब भी वो मेंबर था, उसके पास 20 शेयर्स थे, यहाँ पे वो मेंबर था, और उसने अपनी वही मेंबरशिप के दौरान नए शेयर्स बाय किए हैं, तो ये भी शेयर्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बट इस केस में क्या होता है, पहले तो उसके पास 20 शेयर्स थे, पर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद ना उसने यहाँ पे अपने शेयर्स सेल कर दिए, तो यहाँ पे उसकी जो मेंबरशिप थी वो तो ख़त्म हो गई ना,
मेंबरशिप तो हमारे पास ख़त्म हो गई, अब तो वो मेंबर रहा ही नहीं है, और फिर उसने दोबारा 10 शेयर्स बाय किए, तो अभी ये शेयर्स तो फिर हम इंक्लूड करेंगे ही, ठीक है। इस केस में हमने 10 शेयर्स इंक्लूड नहीं किए क्योंकि उसकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं हुई थी, बट इस केस में उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमने ये 10 शेयर्स इंक्लूड किए। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर होगा, बहुत डीप में मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आया, थोड़ा सा वीडियो बैक करके फिर से देख लो, आ जाएगा समझ, बहुत ईजी कंसेप्ट है। तो अभी तक बेटा हम क्या पढ़ चुके हैं, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम 2 to 200, जिसमें हमने प्रोवाइडेड दैट भी पढ़ा और प्रोवाइडेड फर्दर दैट भी पढ़ा। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंड प्रोहिबिट्स any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। मतलब ये ना प्राइवेट कंपनी पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपको अपने शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं देने हैं, मतलब आपको पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है कि आके हमारे शेयर्स खरीदो। जैसे नॉर्मल पब्लिक कंपनी के केस में आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाते हो और पब्लिक को इन्वाइट करते हो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके कि आके हमारे शेयर्स बाय करो। बट प्राइवेट कंपनी के केस में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर अपने शेयर्स लोगों को बाय भी करवाने हैं तो आपको स्पेसिफिक ग्रुप के पास उन्हें पर्सनली जाके कहना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी के ऑफर है, आपको अगर शेयर्स बाय करने हैं तो कर लो, और वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 200 लोगों को ही शेयर सब्सक्राइब करने को कह सकते हो, ज़्यादा लोगों को नहीं कह सकते हो, ठीक है। एक ये रिस्ट्रिक्शन भी आपको रखनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ही आप प्राइवेट कंपनी बन पाओगे। फिर से शॉर्ट में रिकैप करते हैं, क्या बोला उन्होंने कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनना है तो सबसे पहले आपको कंपनी बनना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज 20 की, फिर आपके मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए जितनी हम प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद आपको अपने एओए के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगानी है अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र करने पे, और आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपके 2 होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपके 200 होने चाहिए, और आपको एक और रिस्ट्रिक्शन लगानी है, आपको पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है आपको सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। अभी यहाँ पे जो हमने प्रोविज़न बोली कि आपके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए, उसमें आपको कौन से मेंबर इंक्लूड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, वो यहाँ पे लिखा था कि अगर आपके शेयर्स किसी ने जॉइंटली हेल्ड करके रखे हैं तो उस केस में आपको उसे सिंगल मेंबर ट्रीट करना है, और अगर आपका कोई एम्प्लॉय है और वो आपकी कंपनी का मेंबर भी है तो उसे आपको नंबर ऑफ़ मेंबर में इंक्लूड नहीं करना है। और अगर कोई आपका ऐसा एम्प्लॉय है जो पहले आपका मेंबर था और एम्प्लॉय भी था बट अब उसकी एम्प्लॉयमेंट सीज हो चुकी है बट उसने अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू रखी है, तो आपको उसे भी नंबर ऑफ़ मेंबर में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और ये हमने कुछ केसेस देख लिए थे, 2 केसेस हमने देख लिए थे। यहाँ पे हमारा प्राइवेट कंपनी खत्म होता है, अब हमारा सेकंड स्टार्ट होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, फिर से यहाँ पे मीन्स आ गया, मतलब कि मैं जो बोलने वाली हूँ डेफिनेशन के अंदर यही पब्लिक कंपनी का होगा और कुछ भी पब्लिक कंपनी में नहीं आ सकता है। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब आपको फिर से सेक्शन 2 क्लॉज 20 की कंपनी बनना ही पड़ेगा, फिर ही आप पब्लिक कंपनी बन पाओगे। विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब कि 3 रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनना है तो मतलब अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक कंपनी हो, ये बोला हुआ है। द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी नहीं हो मतलब आपके ऊपर वो 3 रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है जो हमने पढ़ के आए ना अभी ऊपर, 3 रेस्ट्रिक्शंस 1 2 3, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस अगर आपके ऊपर नहीं लगी हुई हैं मतलब क्या पब्लिक कंपनी हो, क्योंकि अगर आपके ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शन लगी है तो आप प्राइवेट कंपनी हो। अगर आपके ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हैं तो मतलब आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो, और अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। सिंपल सी बात थी, नॉर्मल से एक ही वर्ड की लाइन है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक कंपनी हो, नॉर्मल। और साथ में इसकी भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, अभी तक प्रिस्क्राइब किए नहीं है, जब प्रिस्क्राइब करेंगे तभी इसे भी हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी एक प्रोवाइडेड दैट लिख रखा है कि मतलब एक मेरी बात पूरी सुनता जा, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अ कंपनी which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be private company in its article। इन्होंने बहुत सीधी सी बात को इतना घुमा के लिखा है, इतना घुमा के लिखा है ना, आपको मैं सीधे से पहले बताती हूँ फिर मैं आपको घुमा के भी बताऊँगी। सीधे से उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है,
बट उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यही नहीं समझ आएगा कि मैम व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी होने वाला है। अभी के लिए आप सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी समझ लो कि जो एक होती है पेरेंट कंपनी और एक होती है चाइल्ड कंपनी। जो चाइल्ड कंपनी है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है और जो पेरेंट कंपनी होती है वो हमारी होल्डिंग कंपनी होती है। ये रिलेशन है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी जो पेरेंट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है और जो आपकी चाइल्ड कंपनी मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, तो वो सब्सिडरी कंपनी को हम मानेंगे कि वो पब्लिक कंपनी है, भले तो प्राइवेट है बट हम मानेंगे कि तो पब्लिक कंपनी है। जैसे ये देखो, 8 विजन्स प्राइवेट नहीं, यहाँ पे 8 विजन्स लिमिटेड। अच्छा बेटा, जहाँ पे वर्ड लिमिटेड दिखे ना मतलब वो पब्लिक कंपनी है, और जहाँ पे वर्ड आपको प्राइवेट लिमिटेड दिखे मतलब तो वो नॉर्मल सी बात है प्राइवेट कंपनी ही है। जहाँ पे अकेला वर्ड लिमिटेड दिखे वो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। तो 8 विजन्स लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, मतलब 8 विजन्स पब्लिक कंपनी है। ये पब्लिक कंपनी हमारी पेरेंट कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी कौन सी है, मेघा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड है। जब पेरेंट पब्लिक है तो बच्चा प्राइवेट कैसे हो सकता है, बच्चे को हम मानेंगे कि तू भी पब्लिक है। बट अगर पेरेंट ही प्राइवेट है और बच्चा पब्लिक है तो क्या बच्चे को प्राइवेट बना देंगे, नहीं, बच्चा पब्लिक ही रहेगा। पब्लिक बड़ा है, अभी के लिए आप ऐसा समझो पब्लिक बड़ा है, ये मैं कोई ऐसी कोई है नहीं कि पब्लिक बड़ा है प्राइवेट छोटा है, मैं आपको समझाने के लिए एक निशानी एक ट्रिक बता रही हूँ। आप समझो कि पब्लिक बड़ा होता है और प्राइवेट छोटा होता है, ठीक है। पब्लिक बड़ा होता है और प्राइवेट छोटा होता है, ठीक है। होल्डिंग मतलब पेरेंट, सब्सिडरी मतलब चाइल्ड, ठीक है। अब देखो, जब पेरेंट पब्लिक है मतलब पेरेंट बड़े हैं और बच्चा प्राइवेट है मतलब बच्चा छोटा है, तो बच्चे को हम मानेंगे कि तू बड़ा है, ठीक है। बट अगर आप दूसरा केस देखो जहाँ पे पेरेंट प्राइवेट है मतलब पेरेंट ही छोटे हैं पर बच्चा पब्लिक है मतलब बच्चा बड़ा है, तो क्या आप बच्चे को छोटा बना दोगे, नहीं, फिर बच्चा बड़ा ही रहेगा और पेरेंट छोटा ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। पेरेंट को प्राइवेट ही मानेंगे और बच्चे को पब्लिक ही मानेंगे। बट इन केस आपके पेरेंट बड़े हैं, आपके पेरेंट पब्लिक हैं, बट आपका बच्चा छोटा है, वो प्राइवेट है, तो हम बच्चे को मानेंगे कि तू पब्लिक है, हम बच्चे को मानेंगे कि तू बड़ा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो आपको ये केस, ये वाली प्रोविज़न याद रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको जैसे उन्होंने घुमा के बताया ना, मैं आपको उस तरीके से बताती हूँ। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी है एक कंपनी की, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी नहीं है मतलब पब्लिक कंपनी है, सीधी सी बात। उन्होंने बोला कोई ऐसी कंपनी है जो कि सब्सिडरी है ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब कोई कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, हम उसे मानेंगे कि तो पब्लिक कंपनी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, सिर्फ इस कंपनीज एक्ट के लिए। इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, भले तो सब्सिडरी कंपनी, भले तो बच्चा प्राइवेट कंपनी है, बट तेरे पेरेंट जो है वो नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी है ना, मतलब पब्लिक कंपनी है ना, तो हम मानेंगे कि तू भी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। सीधी सी बात है। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसकी सब्सिडरी भी पब्लिक, हम डीम्ड पब्लिक मान लेंगे, बट दूसरे केस में उल्टा चलेगा, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, ये आप रीड कर लेना एक बार। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव, जैसे मैंने प्राइवेट कंपनी में बोला था ना कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए, उसी तरह पब्लिक कंपनी में भी एक लिमिट है कि पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकती है, पब्लिक उन्हें आके सब्सक्राइब कर सकती है, तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, जितने करोड़ अरब खरब जितने आपको मेंबर्स बुलाने हैं बुला लो, कोई लिमिट नहीं है, पर कम से कम आपको 7 तो रखने पड़ेंगे अगर आपको अपनी पब्लिक कंपनी बनानी है तो। अभी हमारा पब्लिक कंपनी भी खत्म हो गया और प्राइवेट कंपनी भी खत्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट करना है अपना होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आपको सेक्शन 2 क्लोज 46 एंड सेक्शन 2 क्लोज 87 में मिल जाएगा। सेक्शन 2 क्लोज 46 में होल्डिंग कंपनी एंड सेक्शन 2 क्लोज 87 में सब्सिडरी कंपनी दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी मतलब, होल्डिंग कंपनी मीन्स, फिर से यहाँ पे मीन्स आ गया, अ कंपनी भी आ गया, हैविंग 1 और मोर सब्सिडरी या सब्सिडरीज, ऐसी कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी है उसे हम क्या देंगे, होल्डिंग कंपनी। सीधी सी बात बोल रखी है इन्होंने। ये देखो, ये कंपनी है मेघा लिमिटेड, ये कंपनी है हमारे पास मेघा लिमिटेड,
ये कंपनी है हमारे पास सीता लिमिटेड, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये है हमारे पास मेघा लिमिटेड और ये है हमारे पास सीता लिमिटेड। इस कंपनी की ये कंपनी सब्सिडरी है, ठीक है। इस कंपनी की मेघा लिमिटेड की एक सब्सिडरी है सीता लिमिटेड। जब किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी होगी तो उस बड़ी कंपनी को हम क्या कह देंगे, होल्डिंग कंपनी कह देंगे। नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी, अगर किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कह देंगे, सीधी सी बात। तो हमें समझना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, तभी हमें पता चलेगा ना कि होल्डिंग कंपनी क्या हुआ। सब्सिडरी कंपनी means in relation to any other company, means a company in which the holding company control the composition of board of director। क्या बोल रहे हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में सब्सिडरी कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती हो या फिर आपके ऊपर मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती हो, ठीक है। आराम आराम से एक बार बताती हूँ कि होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में अगर आप देखो तो सब्सिडरी कंपनी का क्या मतलब है। कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में सब्सिडरी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी, अब ये कंपनी कौन सी वाली, अब यहाँ पे मैंने कंपनी लिखा है सेक्शन 2 क्लोज 11 की कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों मैम, हर जगह पे यहाँ पे कंपनी कंपनी लिखा था तो आप कंपनी मान रहे थे सेक्शन 2 क्लोज 20 की, यहाँ पे आपने सेक्शन 2 क्लोज 11 की बॉडी कॉर्पोरेट क्यों मानी? क्योंकि बेटे इसकी एक्सप्लेनेशन में सीधा सीधा उन्होंने लिखा है द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें उन्होंने जब लॉ मेकर्स ने सामने से खुद से लिख दिया कि आप कंपनी को मानो 2 क्लॉज 11 वाली बॉडी कॉर्पोरेट, तो हम उसे क्यों सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी माने, है ना। जब उन्होंने खुद ही लिख दिया ये बात, तो इसीलिए सिर्फ इसी सेक्शन के लिए, सब्सिडरी कंपनी के सेक्शन के लिए, सब्सिडरी कंपनी में जो कंपनी वर्ड है उसका मतलब आएगा बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कि इसमें कंपनी भी आई, फॉरेन कंपनी भी आई, स्टैट्यूटरी बॉडी भी आई, फॉरेन कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया भी आई, ठीक है। ये सारी आएगी, कोई भी कंपनी आ गई, ठीक है। वापिस आते हैं, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में सब्सिडरी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें इन विच होल्डिंग कंपनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती हो या, और लिखा है या, आपके ऊपर मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती हो, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, चाहे खुद से चाहे अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिल के। एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगी मैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे कंपनी का मतलब समझ आ गया। उसके बाद मैम आपने बोला कि ऐसी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती हो। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अभी बताती हूँ। कंपोजिशन ऑफ ए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of sum of power exercisable by its discretion can appoint or remove all or majority of the directors। composition of board of director आपकी कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही है, ये तब माना जाएगा जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को वो दूसरी कंपनी अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है। डिस्क्रिशन मतलब अपनी मर्जी से। अगर कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी मर्जी से रिमूव भी कर सकती है और अपॉइंट भी कर सकती है, तो उस केस में माना जाएगा कि आपकी कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। मेघा लिमिटेड है, सीता लिमिटेड है। अब सीता लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेघा लिमिटेड अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, तो माना जाएगा कि सीता लिमिटेड का जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे मेघा लिमिटेड कंट्रोल कर रही है।
ठीक है, आपको समझ आया कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या है। और लिखा था ना, या तो आप ये कर रहे हो या तो आप ये कर रहे हो, दोनों में से अगर कुछ भी कर रहे हो तो आपकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी और दूसरी कंपनी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया कि अगर आपकी कंपनी में आपकी होल्डिंग कंपनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है तो आप सब्सिडरी कंपनी हो रहे हो, या फिर आपका मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वो होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज कर रही है ना, तो भी आप सब्सिडरी कंपनी हो रहे हो, आइदर एट इट्स ओन, चाहे आप खुद से चाहे अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके। अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो मैंने अभी आपको लाइंस बोली ना, उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारे पास मेघा लिमिटेड, ठीक है, ये है हमारे पास रिधम लिमिटेड, ठीक है। मेघा लिमिटेड ने क्या किया कि रिधम लिमिटेड के पास ना 10,000 शेयर्स थे, मेघा लिमिटेड ने ना रिधम लिमिटेड के 6,000 शेयर्स बाई कर लिए, 6,000 शेयर्स बाई कर लिए। तो मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मेघा लिमिटेड के पास चला गया ना। 10,000 का हाफ कितना होगा, 5,000, पर मेघा लिमिटेड ने कितने शेयर परचेज कर लिए हैं, 6,000 कर लिए हैं। तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मेघा लिमिटेड के पास चला गया ना, तो मेघा लिमिटेड हो जाएगी हमारी होल्डिंग कंपनी और रिधम लिमिटेड हमारी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं। मेघा लिमिटेड है, सीता लिमिटेड है, रिधम लिमिटेड है, ठीक है। ये 3 कंपनीज हैं। मेघा लिमिटेड ने सीता लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जो हमारे पास मेघा लिमिटेड है वो क्या है, होल्डिंग कंपनी है ऑफ सीता लिमिटेड, एंड सीता लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी है ऑफ मेघा लिमिटेड, है ना। मेघा लिमिटेड सीता लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी हुई एंड सीता लिमिटेड मेघा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी हुई, है ना। इन दोनों का तो रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी का है। अभी क्या किया, मेघा लिमिटेड ने ना रिधम लिमिटेड में, इसके पास वही 10,000 शेयर्स हैं, मेघा लिमिटेड ने रिधम लिमिटेड के 4,000 शेयर्स ले लिए और सीता लिमिटेड ने रिधम लिमिटेड के 2,000 शेयर्स ले लिए। तो अब बताओ, क्या मेघा लिमिटेड रिधम लिमिटेड की होल्डिंग है या नहीं, या क्या रिधम लिमिटेड सीता लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं। तो अभी देखो आप, मेघा लिमिटेड ने अकेली ने तो 4,000 के शेयर्स लिए ना, 10,000 का मोर देन हाफ आपका 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। बट आप कहोगे कि मैम मेघा लिमिटेड ने तो सिर्फ 4,000 शेयर लिए, बाकी जो 2,000 शेयर हैं वो तो सीता लिमिटेड ने लिए हैं। बट ऊपर प्रोविजन में क्या लिखा था, आइदर एट इट्स ओन, उसने खुद से चाहे लिए हो, और बाय 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, चाहे अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके ले। अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके उसने टोटल कितने शेयर्स ले लिए रिधम लिमिटेड के, 6,000 शेयर ले लिए, कि जो कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है। तो मेघा लिमिटेड रिधम लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी हो गई। बट क्या सीता लिमिटेड रिधम लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी हुई, नहीं, क्योंकि सीता लिमिटेड ने सिर्फ 2,000 शेयर्स लिए हैं, पूरे 6,000 शेयर्स तो सिर्फ मेघा लिमिटेड ने लिए हैं तेरे साथ मिलके, बट सीता लिमिटेड ने अकेली ने 6,000 नहीं लिए हैं। अगर यहीं पे ये केस होता, मेघा लिमिटेड है, सीता लिमिटेड है, रिधम लिमिटेड है, ठीक है, ये 3 कंपनीज हैं। मेघा लिमिटेड सीता लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करती है। सीता लिमिटेड ने रिधम लिमिटेड में 6,000 के शेयर्स ले रखे हैं, इसके शेयर्स हैं 10,000 के शेयर्स हैं, ठीक है। अब बताओ कौन किसका क्या है। मेघा लिमिटेड तो सीता लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है ही, है ना। मेघा लिमिटेड तो सीता लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है ही, ये है होल्डिंग कंपनी सीता लिमिटेड की, है ना। सीता लिमिटेड क्या है,
सब्सिडरी कंपनी मेघा लिमिटेड की, है ना। अब रिधम लिमिटेड की बात बताओ, सीता लिमिटेड रिधम लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है क्या? यस है, क्योंकि उसने अकेली ने 6000 मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रिधम लिमिटेड में ले रखा है। तो सीता लिमिटेड होल्डिंग कंपनी भी हुई रिधम लिमिटेड की, है ना। बट अब क्या रिधम लिमिटेड मेघा लिमिटेड की सब्सिडरी है? क्वेश्चन मार्क। क्या मेघा लिमिटेड रिधम लिमिटेड की होल्डिंग है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसने तो रिधम लिमिटेड में कुछ भी नहीं ले रखा, सीता लिमिटेड ने ले रखे ना 6000 शेयर। तो क्या ये हुई? तो बेटा इसमें समझो कि ये ऐसा होता है, ये है बेटा, सॉरी ये है फादर, ये है सन, ये है सन, ठीक है। अब ये तो इसका बेटा है, ये तो इसका फादर है, और ये तो बेटा है, तो ये तो होल्डिंग कंपनी है और ये तो सब्सिडरी कंपनी है। फिर उसके बाद ये इसका बेटा है, तो ये तो फादर हुआ, होल्डिंग कंपनी हुआ, और ये तो सन हुआ, इसका सन हुआ ही, तो ये सब्सिडरी कंपनी भी हुआ सीता लिमिटेड की, है ना। अब इन दोनों का क्या रिश्ता हुआ? तो बेटा ये तो ग्रैंड फादर हुए ना, सबसे बड़े फादर हुए, तो इनका तो रिलेशन है ही, इनका रिलेशन कैसे नहीं होगा? तो ये भी होल्डिंग कंपनी है हमारे पास। तो मेघा लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है रिधम लिमिटेड की भी, ठीक है। और रिधम लिमिटेड हमारे पास सब्सिडरी कंपनी है मेघा लिमिटेड की भी और सीता लिमिटेड की भी, दोनों की ही ये सब्सिडरी कंपनी है, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि ये तो बेटा है ना, अल्टीमेट बेटा तो यही है, तो ये भी उसके फादर है और ये भी उसके फादर हैं, ठीक है। समझ आया आपको रिलेशन? बट अगर आप इसमें देखो, इस केस में अगर आप देखो तो मेघा लिमिटेड थी रिधम लिमिटेड की फादर, क्योंकि उसने मिलके लिया हुआ था। बट सीता लिमिटेड रिधम लिमिटेड की फादर नहीं थी, होल्डिंग नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ 2000 ले रखा था, अगर 6000 होता तो ये होती, ठीक है। समझ आया आपको ये केस? वापस चलते हैं अपने प्रोविजंस पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस हैं। केस 1 है रिलायंस लिमिटेड नीता लिमिटेड में मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रखा हुआ है। तो ये रिलायंस लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हुआ, नीता लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हुआ, ये केस तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट केस क्या है? नीता लिमिटेड है, आकाश लिमिटेड है, इशिका लिमिटेड है। ये केस भी हम नीचे पढ़ के आए हैं अपने राम, सीता और रिधम, मेघा और सीता की एग्जाम्पल से। नीता लिमिटेड ने ना आकाश लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो नीता लिमिटेड, अच्छा पहले पूरा केस पढ़ लेते हैं। नीता लिमिटेड ने आकाश लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करके रखा हुआ है। आकाश लिमिटेड ने इशिका लिमिटेड में मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स रखा है। आपको इन तीनों का रिलेशन बताना है, ठीक है। अब जो नीता लिमिटेड है वो तो होल्डिंग कंपनी हुई ना आकाश लिमिटेड की, क्योंकि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करके रखा है। और उसी तरह से आकाश लिमिटेड सब्सिडरी हुआ नीता लिमिटेड की, है ना। अब जो आकाश लिमिटेड है उसने इशिका लिमिटेड का मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स ले रखा है, तो आकाश लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हुआ ना इशिका लिमिटेड की, और इशिका लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हुई ना नीता लिमिटेड की, है ना। ये केसेस हमने पढ़ लिए। उसके बाद इनका और इनका रिलेशन क्या है? ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया था ये तो ग्रैंडफादर है, तो नीता लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हुई इशिका लिमिटेड की एंड इशिका लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हुई आकाश लिमिटेड की, ठीक है। नीचे से अभी हम ये केस पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 3। मुकेश लिमिटेड है, नीता लिमिटेड है, आकाश लिमिटेड है, राधिका लिमिटेड है, ठीक है। ये 3 केसेस हैं हमारे पास। मुकेश लिमिटेड ने नीता लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करके रखा है, तो ऑफ कोर्स मुकेश लिमिटेड नीता लिमिटेड का होल्डिंग हुआ एंड नीता लिमिटेड सब्सिडरी हुई मुकेश लिमिटेड की। फिर मुकेश लिमिटेड ने आकाश लिमिटेड में मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स होल्ड करके रखे हैं, तो मुकेश लिमिटेड फिर से होल्डिंग हुआ आकाश लिमिटेड का एंड आकाश लिमिटेड सब्सिडरी हुई मुकेश लिमिटेड की, है ना। ये हम पढ़ लेते हैं। मुकेश लिमिटेड होल्डिंग है नीता लिमिटेड की एंड आकाश लिमिटेड की, है ना। यही पढ़ा ना हमने, मुकेश लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है नीता लिमिटेड और आकाश लिमिटेड की। एंड मुकेश उसके बाद उन्होंने केस क्या बताया हुआ है कि नीता लिमिटेड और आकाश लिमिटेड ने मिलकर मेजॉरिटी ऑफ द राइट्स होल्ड करके रखे हैं राधिका लिमिटेड ने। अब आप बताओ इनका और इनका क्या रिलेशन है?
ध्यान से देखो अभी, नीता लिमिटेड और आकाश लिमिटेड ने दोनों ने मिल के मेजॉरिटी ऑफ द राइट्स होल्ड करके रखे हैं राधिका लिमिटेड में। इसके सोच लो, अगर 10,000 शेयर्स होंगे, इसके 10,000 शेयर्स होंगे तो इसने रख रखे हैं 3,000, तो इसने रख रखे हैं 3,000, टोटल 6,000 हो गया। इन दोनों ने मिलके 6,000 ले रखे हैं, इन दोनों ने मिलके 6,000 ले रखे हुए हैं। तो राधिका लिमिटेड तो मुकेश लिमिटेड की सब्सिडरी हुई, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपके बेटे का कोई भी बेटा हो, मैं तो भाई फादर रहूँगा ही रहूँगा, है ना। जो ग्रैंड फादर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे बेटे का आगे कितने भी बेटे हों, मैं तो फादर रहूँगा ही रहूँगा। बट क्या नीता लिमिटेड और आकाश लिमिटेड राधिका लिमिटेड की होल्डिंग है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखो बेटा, जो वहाँ पे प्रोविज़न लिखी थी ना, उसमें क्या बोला था कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके उसकी आप किसी भी कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ले सकती है। क्या बोला मैंने? होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ले सकती है। बट क्या वहाँ पे ये लिखा था कि दो सब्सिडरीज आपस में मिलके किसी दूसरी कंपनी का मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रख लेंगी तो ये होल्डिंग हो जाएंगी? नहीं। अगर आप अकेली रखती ना तो आप इसकी राधिका लिमिटेड की होल्डिंग होती, पर आपने अकेली ने नहीं रखा, आपने दो सब्सिडरीज ने मिलके इसमें राइट लिया ना, वोटिंग राइट लिया, तो इसलिए ये होल्डिंग कंपनी नहीं रहेगी, मुकेश लिमिटेड होल्डिंग कंपनी रहेगी इन सब की, ठीक है। बट ये जो है ये होल्डिंग कंपनी नहीं रहेंगे, ठीक है। ये था इस केस में लिखा हुआ। तो हमने अपना पूरा पढ़ लिया होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में अगर हम सब्सिडरी कंपनी का मतलब देखें तो इसका मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर एक्सरसाइज करती है 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और बाय वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, ठीक है, जिसके हमने केसेस भी देख लिए। उसके बाद हमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखी थी जो कि हमने पढ़ ली। द एक्सप्रेशन कंपनी का मीन क्या है इसमें? एनी बॉडी कॉर्पोरेट। 8 विशंस। अब ये केस देखना, ध्यान से देखना, ये वाला आप कट कर देना अभी के लिए, हिम्मत देखना। यहाँ पे लिखा है उन्होंने 8 विशंस ने अभिजीत प्राइवेट लिमिटेड में 55% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ले रखा है, ठीक है। 8 विशंस ने अभिजीत प्राइवेट लिमिटेड में 55% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रखा है। तो क्या ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगी और अभिजीत लिमिटेड प्राइवेट कंपनी हो गई? मेरे को कमेंट में ये बताना बिना आंसर देखे, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं, होल्डिंग कंपनी नहीं है, अभिजीत लिमिटेड प्राइवेट कंपनी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी का अभिजीत लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं आता है। क्यों मैम? इसने तो 55% होल्ड करके रखा है ना, तो क्यों नहीं आता है? बेटा मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहले कंपनी तो होना पड़ेगा ना। सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली भले ना सही, आपको सेक्शन 2 क्लॉज 11 वाली बॉडी कॉर्पोरेट तो होना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आपको या तो कंपनी, या तो फॉरेन कंपनी, या तो फॉरेन कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, या तो स्टैट्यूटरी बॉडी होना पड़ेगा, इनमें से एक होना पड़ेगा। बट आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो नॉर्मल 8 विशंस हो, कोई कंपनी नहीं हो आप तो इस केस में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि 8 विशंस इज नॉट अ कंपनी। आपको सबसे पहले कंपनी होना पड़ेगा, तभी आप होल्डिंग या सब्सिडरी का रिलेशन बना पाओगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। तो हम अपनी 3 कंपनीज पढ़ चुके हैं। वापस आते हैं अपने चार्ट पे, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अपना प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब हम उसी में एक पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एसोसिएट कंपनी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी? वही लिखा है, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब ये ऊपर भी आपने पढ़ा था ना, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, वहाँ पे तो होल्डिंग कंपनी था। मतलब इसका मैं आपको नॉर्मल सा मतलब बताती हूँ। ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, तो बोल रहे हैं कि
इसका अगर ये एसोसिएट कंपनी है तो एसोसिएट कंपनी मीन्स इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, इस कंपनी के रिलेशन में, मतलब, ठीक है, मीन्स अ कंपनी। अब यहाँ पे इन्होंने कंपनी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, तो मतलब यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या है, सेक्शन 2(20) वाली कंपनी, ठीक है। अब आगे जाके मैं आपको कंपनी पे कहीं पे भी सेक्शन 2(20) वाली कंपनी नहीं बताऊंगी, मैंने इतनी बार बता दिया, आपको ये ध्यान में अब रहना चाहिए। इन विच other company has a significant influence and includes joint venture but excludes subsidiary relations। इसमें क्या बोल रहे हैं, एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। मैम नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन। अब हर जगह पे और लिखा है, मतलब इन तीनों में से अगर एक चीज़ कर रहे हो तो मतलब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरी कंपनी में। कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर बट लेस देन 51%। ऐसा क्यों लिखा मैम, मैं बताती हूँ, एक मिनट। ये है हमारे पास कंपनी, ये है हमारे पास दूसरी कंपनी। अगर इस कंपनी ने, ये है हमारे पास मेघा लिमिटेड और ये है हमारे पास सीता लिमिटेड, अगर मेघा लिमिटेड ने सीता लिमिटेड के 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है, मतलब कि मेघा लिमिटेड के पास सीता लिमिटेड का मोर देन 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो उस केस में सीता लिमिटेड एसोसिएट कंपनी हो जाएगी मेघा लिमिटेड की, ठीक है। बट अब ये जो 20% है ना, ये 20% से लेके 51% तक हो सकता है, 50% तक होता है, 51% तक नहीं हो सकता। क्यों बेटा, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा, एक्सक्लूड्स सब्सिडरी, मतलब अगर आप सब्सिडरी कंपनी बन गए हो ना तो आप एसोसिएट कंपनी नहीं बन सकते हो। आपको अगर एसोसिएट कंपनी बनना है तो आप सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप सब्सिडरी कंपनी बन रहे हो तो मतलब आप एसोसिएट कंपनी नहीं रहे हो। तो सब्सिडरी कंपनी कैसे होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हो, मोर देन हाफ मतलब 50 से ज़्यादा, मतलब 51 कम से कम, है ना। अगर आपका मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है तो आप सब्सिडरी बन जाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि आपका 20% से ज़्यादा होना चाहिए बट 51% से लेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब 50%, 20% से लेके 50% तक आपका वोटिंग पावर होना चाहिए दूसरी कंपनी में, तभी आप एसोसिएट कंपनी बन पाओगे, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे है मेघा लिमिटेड और यहाँ पे है सीता लिमिटेड। मेघा लिमिटेड का सीता लिमिटेड में 30% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो क्या ये एसोसिएट कंपनी है सीता लिमिटेड? यस, सीता लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है मेघा लिमिटेड की, ठीक है। अब मेघा लिमिटेड का सीता लिमिटेड में 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। अब यस, अभी भी सीता लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है मेघा लिमिटेड की। मेघा लिमिटेड का सीता लिमिटेड में 50.999% टोटल वोटिंग पावर है। क्या अब एसोसिएट कंपनी रिलेशनशिप है? नहीं है, क्योंकि ये मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हो गया तो मेघा लिमिटेड और सीता लिमिटेड का होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो गया। ये हमारे पास हो गई होल्डिंग कंपनी और ये हमारे पास हो गई सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी रिलेशन नहीं आएगा, समझ आई? मतलब आपका दूसरी कंपनी, आपकी कंपनी का दूसरी कंपनी के पास 20% से लेके 50% तक वोटिंग पावर है तो आप एसोसिएट कंपनी बन सकते हो। या फिर कंट्रोल ऑफ या पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, मतलब जो मेघा लिमिटेड है ना वो आपके सीता लिमिटेड के बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर सकती है। आप जो भी बिजनेस डिसीजन लेते हो ना उसे मेघा लिमिटेड कंट्रोल कर सकती है। या फिर जो भी आप मेघा लिमिटेड और सीता लिमिटेड है, सीता लिमिटेड जो भी बिजनेस डिसीजंस लेती है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है मेघा लिमिटेड, या तो कंट्रोल कर सकती है या तो बिजनेस डिसीजन में जो आपकी मीटिंग्स हो रही है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। इसमें से अगर कुछ भी कर सकती है ना तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। 20% से लेके 50% तक वोटिंग पावर है,
आपके बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं कोई और कंपनी, या पार्टिसिपेट कर सकती है आपके बिजनेस डिसीजन में, तो आप एसोसिएट कंपनी हो। इसमें जॉइंट वेंचर भी आता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ोगे, मे बी काफ़ी हद तक बच्चों ने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, बट इसमें सब्सिडरी नहीं आता है। इसके साथ आपका एक और कंपनी खत्म होता है, दैट इज़ एसोसिएट कंपनी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कंपनीज पढ़ने वाले हैं। अभी हमने कितना कवर कर लिया, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। अभी हम ये 3 कंपनीज एक साथ करने वाले हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। छोटी छोटी सी कंपनीज हैं, उसके बाद ये भी बहुत छोटी छोटी सी कंपनीज हैं, ठीक है। तो हमारा इतना कवर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी। तीनों कंपनीज हम एक साथ ही करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब liability of members is limited up to the amount he undertake to contribute to the assets of a company in the event of winding up। मतलब कि जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप हो रही है मतलब आपकी कंपनी बंद हो रही है, हमेशा के लिए बंद हो रही है, तो लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कि जब आप जो आपके मेंबर्स हैं कंपनी में, जब मेंबर्स ज्वाइन हो रहे थे तो उस टाइम पे मेंबर्स ने गारंटी दी थी कि मैं कंट्रीब्यूट करूँगा जब हमारी कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पे। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में, जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। टू द एक्सटेंट, कहाँ तक लिमिटेड होती है वो तो बताओ, ठीक है। आपने मैम क्या बोल दिया कि 2 तरह की कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है और अनलिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। लिमिटेड मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी कुछ हद तक लिमिटेड है, मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहे जितना दिल करे उतना पैसा आप मेंबर से मांग सकते हो, ऐसा नहीं है। लिमिटेड कंपनी में होता है कि आपके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो कुछ हद तक लिमिटेड रहती है, कि मतलब इतना ही पैसा आप उनसे मांग सकते हो। और अनलिमिटेड कंपनी में होता है कि जितना दिल करे आप उतना पैसा मांग सकते हो, मेंबर्स की लाइबिलिटी कहीं भी आके लिमिट नहीं होती है उनकी। अनलिमिटेड कंपनी पहले पढ़ लेते हैं, फिर नॉट हैविंग एनी लिमिटेड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, जितना चाहो उतना पैसा कंपनी अपने मेंबर्स से मांग सकती है। बट इसमें एक पॉइंट लिखा है, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप फर्स्ट प्रोसीडिंग आर टेकन अगेंस्ट द कंपनी देन अगेंस्ट द मेंबर। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने बोला मैम कि जब अनलिमिटेड कंपनी होती है ना तो उसमें मेंबर से जितना चाहे उतना पैसा मांग सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जब हमारी, इसका मतलब आप ये मत समझो कि जब हमारी कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले जाके आप मेंबर से ही पैसा मांगो, नहीं। पहले आपके पास जो एसेट्स हैं उन्हें बेच के आप जितना पैसा दे सकते हो उतना तो दो, उसके बाद अगर कमी बचे तो मेंबर्स के पास आओ। आप ये मत समझो कि अनलिमिटेड कंपनी है तो सीधा मेंबर के पास आके मांगने बैठ जाएंगे हमें पैसे दो पैसे दो, ऐसा नहीं करोगे। जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं ना, सबसे पहले कंपनी के अगेंस्ट ली जाएंगी, उसके बाद मेंबर्स के ऊपर आया जाएगा। पहले कंपनी के एसेट बेचे जाएंगे, जितनी लाइबिलिटीज कंपनी के एसेट बेच के सेट ऑफ की जाती हैं कर दो, उसके बाद अगर कमी बचे, जितने भी पैसों की कमी बचे वो हमसे ले जाओ, ठीक है। बट लिमिटेड कंपनी में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी, कंपनी के एसेट बेच के जितने पैसे दिए गए उतने आएंगे, बट जो मेंबर्स के पास जब आप पैसे मांगने आओगे ना तो उतने हद तक मांग सकोगे जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है, ठीक है। और लिमिटेड कंपनी के केस में भी 2 तरह की कंपनीज हो सकती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि जितनी आपकी शेयर्स की अमाउंट अनपेड है ना उतने ही आप मेंबर्स से पैसे मांग सकते हो, ठीक है। अभी ये है मेघा, ये इसने ना शेयर लिया रिलायंस लिमिटेड के, ठीक है। 2 शेयर लिए इसने, 2 शेयर थे इसके 200 रुपये के। इसने शेयर लेते टाइम 100 रुपये पे कर दिए, बाकी 100 रुपये कंपनी ने कहा हम बाद में मंगवाएंगे। तो अभी मेघा कितने पैसों के लिए कंपनी को लायबल है? ओनली 100 रुपीज़ के लिए लायबल है, क्योंकि कितने पैसे उसके अनपेड है शेयर्स के ऊपर, 100 रुपीज़ अनपेड है, तो वो सिर्फ 100 रुपीज़ के लिए लायबल होगी, बाकी पैसों के लिए लायबल नहीं होगी मेघा, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, शेयर्स के ऊपर जितनी अमाउंट अनपेड है सिर्फ उसी के लिए लायबल है हमारे मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में कितने के लिए लायबल होते हैं?
liability of member is limited up to the amount he undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up. ये थी मेघा, ये हमारी है कंपनी रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। मेघा ने कंपनी को क्या बोला जब ये मेंबर बन रही थी कंपनी की, कि जब आपकी कंपनी वाइंड अप होगी ना, उस केस में मैं आपकी कंपनी को 1,00,000 रुपया आपके एसेट में कंट्रीब्यूट करूँगी। तो अब ना कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी के पास अब बचे हैं 4,00,000 रुपये, ठीक है। और इसकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, 6,00,000 रुपये। तो अब इस केस में कंपनी वाइंड अप होगी, अब कंपनी को ये 6,00,000 रुपये चुकाने हैं। तो कंपनी क्या करेगी, पहले अपने 4,00,000 तो दे देगी जितने उसके पास है, बाकी कितने बचे, 2,00,000 बाकी बचे ना। अब बाकी 2,00,000 उसे कैसे देने हैं, तो वो जाएगी मेघा के पास मांगने, क्योंकि वो मेंबर है कंपनी की, शेयर होल्डर है। उसे कहेगी मेघा अब ना मेरे 2,00,000 रुपये रहते हैं, अभी मेरे को पैसे दे, मैं उनके पैसे चुकाऊँ। तो मेघा कितने रुपए देने के लिए लायबल है, सिर्फ 1,00,000 देने के लिए लायबल है, पूरा का पूरा 2,00,000 लेने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि उसने गारंटी कितने की ली हुई है, सिर्फ 1,00,000 की गारंटी ली हुई है। तो वो 1,00,000 दे देगी कंपनी को और कंपनी से दे देगी, और बाकी बचा 1,00,000 वो कंपनी और वो आउटसाइडर्स आपस में निपटते रहेंगे, उसमें मेघा का कोई रोल नहीं है। वही लिमिटेड बाय शेयर्स में आप देख लोगे तो कैसे होगा, ये है मेघा, ये है कंपनी। कंपनी जब वाउंड अप हो रही है तो उसके पास है 4,00,000, आउटसाइडर्स को देने हैं 6,00,000। मेघा ने जब शेयर्स लिए थे ना, तो उसने शेयर्स लिए थे 2,00,000 के, जिसमें से उसने 1,00,000 पे कर दिया हुआ है। तो अनपेड अमाउंट कितनी बची, 1,00,000 अनपेड बची। अब ये कंपनी वाउंड अप हुई है, उसके पास है 4,00,000, उसे देने हैं 6,00,000, उसने 4,00,000 तो दे दिया, बचा कितना, 2,00,000। तो वो 2,00,000 के लिए गई मेघा के पास, तो मेघा कितना देने के लिए लायबल है, सिर्फ 1,00,000 देने के लिए लायबल है, पूरा का पूरा 2,00,000 देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि उसने अनपेड कितनी अमाउंट है उसकी, सिर्फ 1,00,000। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये था। वही अगर अब आप अनलिमिटेड कंपनी की देखोगे तो पूरा का पूरा 2,00,000 देने के लिए मेघा लाइबल रहेगी, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बट पहले किसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग जाएगी, कंपनी के अगेंस्ट। पहले कंपनी के 4,00,000 जाएंगे, ये नहीं कि सीधा कंपनी मेघा के पास 6,00,000 मांगने चली जाएगी, नहीं, पहले 4,00,000 कंपनी के ही जाएंगे, फिर बाकी बचे पैसे मेघा से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ये जो लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स देखा ना, इसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या क्या हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है, इन बोथ मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, दोनों ही कंपनी के केस में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है ना। और डिफरेंसेस क्या हैं, इन गारंटी कंपनी मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। गारंटी कंपनी के केस में मेंबर्स को सिर्फ आप वाइंडिंग अप के केस में ही पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए बुला सकते हो। अब सोचो, ये मेघा है, ये कंपनी है, मेघा ने गारंटी ले रखी है 2,00,000 की, ठीक है। कंपनी ने ना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें उसे चाहिए थे, न्यू प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया जिसमें उसे चाहिए थे 4,00,000 चाहिए थे न्यू प्रोजेक्ट में, बट उनके पास थे सिर्फ 2,00,000। तो क्या कंपनी मेघा के पास जाएगी 2,00,000 मांगने के लिए? नहीं जाएगी, नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ उसने, क्योंकि ये गारंटी कंपनी है, उसने भले 2,00,000 की गारंटी दे रखी है, बट वो गारंटी सिर्फ वाइंडिंग अप के काम पे इस्तेमाल की जा सकती है, पहले नहीं की जा सकती है, ठीक है। बट अगर आप शेयर्स की बात करें, लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में, कि अगर वही 2,00,000 रुपीज़ कंपनी को चाहिए होते तो वो मेघा से मांग सकती थी, अगर मेघा के अनपेड अमाउंट होती तो। लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में आपको वाइंडिंग अप का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब मर्जी पैसे मांग सकते हो। इन शेयर लिमिटेड बाय, अच्छा हाँ, इन शेयर्स के केस में मेंबर्स कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम टू पे द अनपेड अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी? उसमें आपको चेक करना है क्या आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? प्लेटफॉर्म वेयर द सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। स्टॉक एक्सचेंज ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का ट्रेड किया जाता है, जहाँ पे कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ लिस्ट करवाती है और पब्लिक को इनवाइट करती है, आके मेरी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करो, मुझे पैसा दो और मेरा शेयर लेके जाओ, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपकी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनी की, अगर आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर लिस्टेड नहीं है तो आप अनलिस्टेड कंपनी हो। यहाँ पे अनलिस्टेड आएगा, अनलिस्टेड कंपनी। वो मैंने लिस्टेड कंपनी के आगे क्रॉस लगा दिया तो आप डायरेक्ट लिख लो अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं तो आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर नहीं है तो आप अनलिस्टेड कंपनी हो। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास, ये चिटर पिटर छोटी छोटी सी कंपनी से फटाफट कर लेते हैं, फिर अपनी मेन कंपनी में आएंगे, सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी में भी वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम सारी छोटी छोटी कंपनीज फटाफट खत्म कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास डोरमेट कंपनी। डोरमेट कंपनी मतलब व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी and has no significant accounting transaction, such company is called as dormant company। अब देखो बेटा, यहाँ पे और था और यहाँ पे एंड था, मतलब कि आप इन तीनों में से एक कर रहे हो और साथ में आप ये कर रहे हो, मतलब इन तीनों में से एक और साथ में ये दोनों हो रहे हैं तो आप डोरमेट कंपनी हो। क्या, अगर आपकी कंपनी बनाई गई है सिर्फ किसी एसेट को होल्ड करने के लिए, बट उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब कोई ट्रेड नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ आपकी कंपनी किसी एसेट को होल्ड करने के लिए बनाई गई है तो वो डोरमेट कंपनी है। अगर आपकी कंपनी किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है बट उसका कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी वो डोरमेट कंपनी है। अगर आपकी कंपनी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है बट आप उस कंपनी का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी ये डोरमेट कंपनी है। बहुत ही सिंपल है ये डोरमेट कंपनी, कभी एग्जाम में नहीं पूछा, आज तक कभी नहीं पूछा। हम आते हैं फिर अपनी गवर्नमेंट कंपनी पे, थोड़ी देर तक वापस आते हैं इस पर, पहले छोटी छोटी कंपनीज कवर कर लेते हैं ना। उसके बाद हमारे पास निधि कंपनी। निधि कंपनी का मतलब इज अ काइंड ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। निधि कंपनी ना एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। एक तो हमारे पास होते हैं ना बैंक्स, पर ये ना बैंक्स वाला ही काम करती हैं बट नॉन बैंकिंग होती हैं, ये मतलब प्रॉपर बैंक नहीं होती हैं, काम ये बैंक वाला करती हैं। जैसे हम कमेटियाँ डालते हैं ना, आपके मदर या आपके फादर डालते होंगे कमेटियाँ, वैसे होती हैं ये। बैंक नहीं होते वो जो कमेटियाँ डालते, कोई बैंक नहीं होते हैं बट वो आपको फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, आप में सेविंग की हैबिट लेके आते हैं, तो वो निधि कंपनी होती है। निधि कंपनी आर फॉर्म्ड टू लेंड एंड बोरो मनी टू इट्स मेंबर। जो निधि कंपनी के मेंबर्स होते हैं ना, जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, उन मेंबर को फैसिलिटी दी जाती है, उसी तरह से निधि कंपनी होती हैं। निधि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें अपनी उनको जो जब उन्हें मनी चाहिए, ज़रूरत है, तो उन्हें ये निधि कंपनी लेंड करती है, बोरो करती है, और उनके जो मेंबर्स होते हैं वो जैसे कमेटी डालते हैं ना लोग, वैसे उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। It is dependent on the principle mutual benefit and instills the habit of saving in its member। अपने members में ये सेविंग की हैबिट लेके आती है और इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब सबकी मदद हो, जब जिसे जो पैसे चाहिए वो पैसे उठा सके। अब यह निधि कंपनी, इसके हैं ये मेंबर्स, ठीक है, ये सभी मेंबर्स ना इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 1000 रुपीज़ डालता है, तो इस कंपनी के पास हो गए 7000 रुपीज़, है ना। अब इस मेंबर को ज़रूरत है 7000 की, तो ये बड़े आराम से ये 7000 उठा सकता है, और इसमें एक हैबिट भी आ गई है, 1000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करता है हर मंथ, तो इसमें ये सेविंग करने की हैबिट भी आ गई है। 1000 रुपीज़ उसका सेव हो रहा, नहीं तो ये वेस्ट हो जाता। और अभी ये हर मंथ 1000 डालेगा तो 7000 इसका उतारा भी जाएगा, उधार भी उतारा जाएगा, है ना। तो ये ऐसे म्यूचुअल बेनिफिट करती है ये कंपनीज, जस्ट लाइक आप कमेटी की तरह देख सकते हो। अभी हमारी 2 कंपनीज बची हैं, गवर्नमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी। बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। व्हाट इज़ गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government, partly by central government or partly by state government, and includes company which is subsidiary of such government company। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी है, स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है, या आधी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आधी स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है। ये है मेरे पास मेघा लिमिटेड। वेट अ मिनट,
ये मेरे पास मेघा लिमिटेड, इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसके पास शेयर्स हैं, इसके पास, एक मिनट बेटा, ये है हमारे पास मेघा लिमिटेड। इसके पास ना पेड अप शेयर कैपिटल है 10,000 की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स ले रखे हैं 2,000 के, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स ले रखे हैं 5,000 के, तो दोनों ने मिलके कितने दे रखे हैं 7,000। ये मोर देन 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है ना, तो ये जो कंपनी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी कंपनी का मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके, या स्टेट गवर्नमेंट ने अकेले ले रखा है, तो उस केस में आप क्या बन जाओगे, गवर्नमेंट कंपनी बन जाओगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। और इसमें और कौन सी कंपनी आती है, अगर गवर्नमेंट कंपनी को कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। जैसे पब्लिक कंपनी में हमने देखा था ना, उसी तरह से अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई भी सब्सिडरी कंपनी है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो, पर वो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है ना, तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। For the purpose of this clause, the paid up share capital shall be construed मतलब पढ़ना है आपको, जो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड है ना, उसे एज अ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है, टोटल वोटिंग पावर पढ़ना है, ठीक है। टोटल वोटिंग पावर पढ़ना है। जो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड है ना, उसे टोटल वोटिंग पावर पढ़ना है। अब बेटा पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर में डिफरेंस होता है। आपकी शेयर कैपिटल है आपकी 10,000 की, ठीक है, मैंने आपके 5,000 शेयर्स ले रखे हैं, तो ये हो गई पेड अप शेयर कैपिटल। अब आपने मेरे को एक शेयर के बदले एक वोट दी है ना, मतलब एक वोट मतलब बेटा कि जब आपके पास शेयर आ जाते हैं ना, तो आप कंपनी की जब मीटिंग्स हो रही है ना, तो उसमें वोट कर सकते हो। आपने मेरे को एक शेयर के बदले एक वोट दे रहे हो, कंपनी वाले मुझे एक शेयर के बदले एक वोट ऑफर कर रहे हैं। ये है मेघा लिमिटेड, इसमें इसके पास 10,000 की शेयर कैपिटल है, ठीक है। एक शेयर 1 रुपये का है ना, मतलब कि इसके पास 10,000 शेयर होंगे। मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ले रही हूँ। मेघा लिमिटेड है, इसके पास 10,000 की शेयर कैपिटल है, इसका एक शेयर 1 रुपये का है, मतलब इसके पास 10,000 शेयर होंगे 1-1 रुपये के, ठीक है। मैंने यहाँ पे है सीता, उसने क्या किया, मेघा लिमिटेड के 5,000 शेयर्स ले लिए, ठीक है, और ये ना साथ में एक शेयर के बदले एक वोट भी दे रहे हैं, ठीक है। सीता लिमिटेड ने क्या किया, 5,000 शेयर्स ले लिए मेघा लिमिटेड के, मतलब इसके पास कितनी वोट्स आ गई, 5,000 वोट्स आ गई। तो ये होता है वोटिंग पावर, और ये होता है पेड अप शेयर कैपिटल। जितने आप शेयर्स लेते हो ना, उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, और जितनी आपके पास वोट आती है ना, उसे हम कहते हैं टोटल वोटिंग पावर। समटाइम्स क्या होता है, आपको 10 शेयर के बदले 1 वोट मिलती है, ठीक है, समटाइम्स ये होता है। समटाइम्स 1 शेयर के बदले 1 वोट मिलती है, नॉर्मल केसेस में 1 शेयर के बदले 1 वोट मिलती है, बट ये 10 शेयर के बदले 1 वोट का कंसेप्ट आया था 2008 में टाटा ग्रुप्स के थ्रू। उस टाइम पे टाटा ग्रुप्स को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फंड्स चाहिए थे उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, बट वो अपनी शेयर कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे। अब देखो, अगर बहुत सारे लोग उसके आगे टाटा ग्रुप्स के शेयर्स ले लेंगे तो सबका कुछ कुछ हिस्सा हो जाएगा, तो वो सारे जब बिजनेस डिसीजंस लिए जाएंगे ना, तो वो सब उसमें कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो टाटा ग्रुप अपनी जो उसकी ओनरशिप थी उसे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे ना उसने शेयर्स इशू किए थे। एक शेयर पे उस टाइम पे उसने दी थी 10 वोट, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक शेयर के बदले उल्टा बोल दिया मैंने, 10 शेयर के बदले उसने दी थी 1 वोट। मतलब आप 10 शेयर लोगे ना, तो आपको सिर्फ 1 ही वोट करने का हक मिलेगा। मतलब ये नहीं कि मतलब आप एक ही बार मीटिंग में वोट कर लोगे, ना, मतलब कि अब देखो ये ना टेबल है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये वोट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बंदे के पास, आप सोचो नॉर्मल शेयर है, इस बंदे के पास है 100 शेयर्स, मतलब इसकी 100 शेयर्स है इसके पास, मतलब ये एक बंदा वोट करेगा ना, तो ऐसे माना जाएगा कि 100 लोगों ने वोट किया है। इसके पास 20 शेयर्स है, तो मतलब इसके पास 20 वोट हुई।
है ना। अब देखो ये हाँ बोल रहा है उस डिसीजन के लिए, ये ना बोल रहा है, किसका माना जाएगा? ये इसका माना जाएगा ना, क्योंकि इसके पास 100 वोट्स हैं। ठीक है, ये था टोटल वोटिंग का पावर, मतलब ये होता है। अब अगर आप 10 शेयर के बदले 1 वोट दे रहे हो, तो मतलब आप अगर 10 शेयर खरीदोगे फिर जाके आपको 1 वोट मिलेगी, तो इससे आपकी ओनरशिप कम जाएगी ना, कम लोगों के पास ओनरशिप जाएगी, आपको कितनों में शेयर खरीदने पड़ेंगे फिर जाके आपके पास बड़ी वोट बन पाएगी। तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इस क्लॉज के पर्पस के लिए आपको पेड अप शेयर कैपिटल को एज अ टोटल वोटिंग पावर ही पढ़ना है, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं पढ़ना है। वेयर जहाँ कहाँ पे ये पढ़ना है ऐसे, जहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स इशू किए गए होंगे। और इसी के साथ हमारा गवर्नमेंट कंपनी भी ख़त्म होता है। इसका इतना याद रखना, जहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स इशू किए गए हैं जिस भी कंपनी में, उस केस में आपको पेड अप शेयर कैपिटल को एज अ टोटल वोटिंग पावर पढ़ के ट्रीट करना है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब जैसे कि 10 शेयर के बदले 1 वोट मिला, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी भी ख़त्म हो गया। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल कंपनी। मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। इस लाइन से क्या समझे आप लोग कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। सबसे पहले तो आपको कंपनी होना पड़ेगा सेक्शन 2(20) की, तभी आप स्मॉल कंपनी बन पाओगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। सॉरी, मतलब पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। 2 कंडीशंस तो यहीं से निकल के आ गई। अगर आपको स्मॉल कंपनी बनना है तो सबसे पहले आपको कंपनी होना पड़ेगा सेक्शन 2(20) की, फिर उसके बाद आपको पब्लिक कंपनी नहीं होना है, आपको प्राइवेट कंपनी होना है। नेक्स्ट वन इज आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है करंट ईयर की, ठीक है, कौन सी, करंट ईयर की जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्मॉल कंपनी बन पाओगे। या फिर सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। अभी के लिए तो 50 लाख है, बट अगर कल को गवर्नमेंट चाहे तो इस 50 लाख को चेंज भी कर सकती है। उस केस में आपको वो अमाउंट लेनी पड़ेगी, जो अमाउंट जो गवर्नमेंट को पावर दी गई ना उन्होंने कि वो 50 लाख को चेंज भी कर सकते, तो गवर्नमेंट तो कितनी भी रख देगी। बट गवर्नमेंट पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी लॉ मेकर ने, क्या बोला कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो पेड अप शेयर कैपिटल डिसाइड करनी है, वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। के बाद इस लिमिट को, जो 50 लाख की लिमिट थी ना, इस लिमिट को उन्होंने 4 करोड़ कर दिया है। मतलब कि अब अगर आप देखोगे तो प्रोविज़न कैसे है, उन्होंने बोला स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या फिर सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस 4 करोड़ से ज़्यादा भी अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, बट वो अमाउंट 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और उसकी जो टर्नओवर है वो लास्ट ईयर की, अब टर्नओवर कौन सी लेनी है आपको, लास्ट ईयर की टर्नओवर लेनी है, ऑफ विच एज पर P&L अकाउंट और फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹20 करोड़। क्या बोल रहे हैं, एक तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करनी चाहिए, साथ में उसकी टर्नओवर, लास्ट ईयर की टर्नओवर ऑफ विच एज पर P&L अकाउंट और फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर के, मतलब लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जो P&L अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी टर्नओवर है वो 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और अमेंडमेंट के बाद उन्होंने वो अमाउंट कितनी कर दी है, 20 करोड़ से 40 करोड़ कर दी है। ठीक है, मतलब अब आप पढ़ेंगे तो आपकी लास्ट ईयर की P&L अकाउंट के अकॉर्डिंग टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। इसमें भी गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप इस अमाउंट से भी ज़्यादा 100 करोड़ यहाँ पे सॉरी इस अमाउंट से भी ज़्यादा आप अपनी अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बट उनकी पावर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा के कह दिया कि आप 100 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 40 करोड़ आ गई हुई है ना अब लिमिट चेंज करके।
नेक्स्ट है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय सेपरेट एक्ट। इन 3 तरह की कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कि अगर कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, ये है मेघा लिमिटेड, ये है सीता लिमिटेड, ये है हमारी होल्डिंग कंपनी और ये है हमारी सब्सिडरी कंपनी। इस होल्डिंग कंपनी की ना लास्ट ईयर की टर्नओवर 40 करोड़ की है और इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, कितनी थी वो लिमिट, 4 करोड़ की ही है। तो क्या ये जो मेघा लिमिटेड है हमारी जो होल्डिंग कंपनी थी, क्या ये स्मॉल कंपनी हो जाएगी? या जो सीता लिमिटेड है, क्या ये जो सब्सिडरी कंपनी थी, क्या ये स्मॉल कंपनी हो जाएगी? नहीं। कहते हैं जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है ना, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, भले आप उस सेक्शन की प्रोविजंस को फुलफिल कर दो या ना करो, क्योंकि आपके ऊपर वो हम सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। उसी तरह से सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं हो सकती कभी भी स्मॉल कंपनी। और कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्नड हो रही है, लाइक जैसे मैंने बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी ICAI, हमारा ICMAI, ICSAI, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्नड हो रही है ना, तो ये भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती हैं। और इसी के साथ हमारा स्मॉल कंपनी भी ख़त्म होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी, डॉर्मेट कंपनी, स्मॉल कंपनी। अब हमारे पास सिर्फ 2 कंपनी बची हैं, सेक्शन 8 कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं। वो हम अब कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आपको लास्ट वीडियो में आज की सारी क्लासेस के होमवर्क मिल जाएंगे कल की तरह, जैसे आपको सारे होमवर्क मिल गए थे एक सेपरेट वीडियो में, उसी तरह से। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और कोई भी डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप पे DM करना है। थैंक यू, बाय बाय।